नमस्कार, हमारे साथ है जनरल बख्शी। आज हम ट्विटर पे इनका लाइव कर रहे हैं। आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछे थे, जो क्वेश्चन आए हैं वो हम जनरल बख्शी से पूछेंगे। सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द नमो पत्रिका। सर, पहला क्वेश्चन करण शर्मा का है कि आम आदमी पार्टी के मुखपत्र, अभी आपने जो आईआईटी मद्रास में घटना हुई और उस पर बहुत विवाद हुआ, आम आदमी पार्टी के मुखपत्र जनता के रिपोर्टर ने आप पे आरोप लगाया कि आपने आईआईटी मद्रास में भड़काऊ भाषण दिया, जिसे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसको रीट्वीट किया, शेयर भी किया। तो इसमें जनता जानना चाहती है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, और ये जो आरोप लगाए गए हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर आप भारत को तोड़ने के नारे लगाओ तो आपकी वाहवाही होती है, और अगर आप बोलो कि हमको जवाब में पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए तो आपके खिलाफ हेट क्राइम का आरोप लगाया जाता है। ये हास्यप्रद स्थिति होती जा रही। देखिए, मैं गया था आईआईटी मद्रास में लेक्चर देने के लिए इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। कोई हॉल खचाखच बच्चों से भरा हुआ था। कोई जहां 350 की कैपेसिटी है, कोई 370 380 बच्चे खड़े हुए थे और स्टेयर्स पे बैठे हुए थे। तो सारा लेक्चर ठीक गया। जहां मैंने कश्मीर पे बोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ हल्ला शुरू हो गया, और कोई 6-7 कश्मीरी स्टूडेंट खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, और उनके साथ ये श्री अविनाश सूर्या, जो कि अंबेडकर पेरियार विचार संघ के या जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लेफ्टिस्ट लीडर है, वो भी उछक के उनके साथ पहुंच के चीख चिल्लाने लगा और उसने लेक्चर को डिसरप्ट करने की कोशिश करी। फिर टू माय ग्रेट प्लेजेंट सरप्राइज, जो बाकी बच्चे थे 360 आईआईटी मद्रास के, उन्होंने बूइंग शुरू करी, जेयरिंग शुरू करी और ऑलमोस्ट जबरदस्ती इनको चुप कराकर बिठा दिया, और लेक्चर फिर शुरू हुआ। मैंने भी कश्मीरी बच्चों को बोला कि आपको जो सवाल करने हैं आप करिए। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूट में भारतवर्ष के लोगों ने डाला है, और आपको जो है डेमोक्रेटिक राइट्स हैं पूरे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। वो तो चुप होके बैठ गए। सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे थे जनाब अविनाश, और जब उनको सवाल पूछने के लिए कहा गया तो वो एक लंबी चौड़ी स्पीच लिख के लाए थे, क्योंकि उनकी फेसबुक की पोस्ट पे कोई 3 दिन पहले उसने कहा था कि जनरल बख्शी आ रहे हैं, वो बड़े राइट विंग हैं और मैं जो है इसके खिलाफ हमको कोई करना चाहिए। तो उसने एक बड़ी लंबी हेट स्पीच दी जहां उसने मेरे लेक्चर के खिलाफ बोलना शुरू किया। लोगों ने उसको, बच्चों ने फिर बू डाउन, जेयर डाउन कर दिया और कहा कि आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप लेक्चर दे रहे हैं। तो वो उठ के बड़े ही हफ में हॉल छोड़ के चला गया। देखिए, खुशी की बात मुझे ये है, ये था बच्चों की प्रतिक्रिया, ये था जो असलियत हुआ। अगले दिन उसने एक चिट्ठी लिखी डायरेक्टर को, सारे मीडिया को वहां पे सार्वजनिक किया। ये लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया के तबकों ने उसे उठा के ऐसा फैलाया कि हेट स्पीच, हेट स्पीच, हेट स्पीच। हेट स्पीच किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। जनाब जी, बिल्कुल यस, 100% यस। जो देश पिछले 30 सालों से, जिसने पंजाब में गदर किया, 21,000 हमारे भारतीय नागरिक शहीद किए, फिर जहां हमने वहां काबू पाया तो जम्मू कश्मीर में गदर किया, 45,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं, और फिर 1993 से लेकर तो पूरे भारतवर्ष में खुल सिमसिम है। हर शहर में बम फट रहे हैं और लोग मर रहे हैं। 15,000 वहां शहीद हो चुके हैं भारतीय। कुल मिलाकर पिछले 30 वर्षों में 80,000 भारतीय नागरिक पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे गुंडों के हाथों मारे जा चुके हैं। ऐसे देश के खिलाफ बात करना इस देश में अब जुर्म है। इसी हमको भी कोई अकल होनी चाहिए, कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कोई बैलेंस होना चाहिए। आपको बाहर से पैसा मिल रहा है, बड़ी खुशी है हमको कि आप अमीर हुए जा रहे हैं अपने देश को बेचकर, लेकिन ऐसे लोगों के हाथों ये देश टूटेगा जैसे पास्ट में टूटा है। और अब भी हमको जागना चाहिए। भारत के टुकड़े टुकड़े तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये फ्री स्पीच है। कि हम जवाब में पाकिस्तान को भी कॉस्ट रेज करें, ये हेट स्पीच है। यू सी, दिस डिस्टॉर्शन ऑफ पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्शन ऑफ वैल्यूज, ये लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया का एक तबका, कई बिके हुए एनजीओज, और माफ कीजिए हमारी स्टूडेंट यूनियंस में कई बिके हुए लड़के ये एजेंडा फैला रहे हैं पिछले 6 महीनों से। ये एजेंडा शुरू हुआ था जेएनयू में,
जबकि आजादी के नारे लगाए गए थे, बुरहान वानी के नारे दिल्ली में लगाए गए थे, और यह नारा लगाया गया था, सुनिए ध्यान से, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल के कातिल कौन है साहब? सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस, वो रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस जिन्होंने उसे सजाए मौत सुनाई। क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ी शर्म है कि अभी तक उनको जान से नहीं मारा। इफ दिस इज नॉट एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस, व्हाट एल्स इज? भारत के टुकड़े टुकड़े तक जंग रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन। सेडिशन तब बनती है जबकि हम वायलेंस की तरफ उकसाएं, सरकार के ओवरथ्रो की तरफ उकसाएं। तो जनाब, अगर ये जो भारत के टुकड़े टुकड़े तक जंग रहेगी, ये भारत के ओवरथ्रो के लिए नहीं है नारे, तो और क्या है? और हम शर्मिंदा हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जान से नहीं मारा, ये वायलेंस की तरफ इंसाइटमेंट नहीं तो क्या है? ये इस देश में हमारे, देखिए, हम अपनी खुली आंखों के सामने हमारे देश में ये राजद्रोह हो रहा है, ये व्यापक जहर फैलाया जा रहा है, इस देश को तोड़ने की साजिश बनाई जा रही है। मेरी सबसे दरखास्त है, आप प्लीज राजीव मल्होत्रा साहब की किताब पढ़िए, ब्रेकिंग इंडिया। उसके कवर पे आपको एक मैप बनाया है भारत का, जो कि अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक्स में टंगा हुआ है। उसमें पूरा उत्तर भारत हरे में किया हुआ है और उसका नाम है मुगलिस्तान। और जो छत्तीसगढ़ का इलाका, ये जो सेंट्रल इंडिया का इलाका है, वहां पे उन्होंने किया हुआ है दलितिस्तान। ये मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन आज से 8 साल पहले अमेरिकी थिंक टैंकों में, यूरोपीय थिंक टैंकों में, लेफ्ट विंग लिबरल जो उनके तबके हैं वहां पे ये हो रही थी, और आज इसे सरंजाम दिया जा रहा है इस साजिश को भारत को तोड़ने की, बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक रेडिकल्स, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, माओइस्ट, लेफ्टिस्ट लिबरल्स जो है इसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं भारत को तोड़ने की साजिश का। क्या आप इससे नीचा गिर सकते हैं? कैन यू फॉल एनी लोअर देन दिस? इतनी नीचताई, जिस देश का खाना नमक खाते हो उस देश को तोड़ने की बातें, और ये हमारे कैंपसेस में फैल रही हैं। क्या हमने अपने आंख कान बेच दिए? क्या हम ये देख नहीं रहे क्या हो रहा है? जो हो रहा है, मैं फिर दोहराता हूं, ये है एक इंडियन स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का नाम आपने सुना हुआ है, प्राग स्प्रिंग का नाम आपने सुना हुआ है। ये तो शरेआम इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र हमारी आंखों के नीचे किया जा रहा है, और कितने रिस्पेक्टेबल नाम इसके साथ जुड़ रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए। इससे ज्यादा देशद्रोह मैं समझता हूं दूसरा नहीं हो सकता। अभी भी भारत के वासियों को जाग जाना चाहिए कि किस तरह हमारे कैंपसेस में हमारे बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है। हमारे बच्चों को सेपरेट फ्री स्पीच के नाम पे देश तोड़ने की हिदायतें दी जा रही हैं, देश तोड़ने की मानसिकता फैलाई जा रही है, और कहा जा रहा है ये सब फ्री स्पीच के नाम पे है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी करती है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए राइट्स भी रखती है तो ड्यूटीज भी है। देश की अखंडता, देश की सॉवरेनिटी, देश की प्रभुसत्ता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, sovereignty of the country, you are supposed to uphold it as a citizen। वो कहां गया कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा? आप कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा नैरो लेंस से पढ़ते हैं कि जहां जो तोड़ने के लिए है वो तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, अगर आप फ्री स्पीच की बात करते हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अमेरिका में भी फ्री स्पीच है कि नहीं? किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का बताइए मुझे जहां ओसामा बिन लादेन के बारे में नारे लगे हों या मोमबत्ती जलाई हो उसकी शहादत पे, कोट अनकोट शहादत। कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिसमें ओसामा बिन लादेन की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो अबाटाबाद में की गई अमेरिकन सील्स द्वारा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ हो? अरे कोई कोर्ट्स तो नहीं हेलीकॉप्टर में ले गए थे ना साहब वहां उसको मारने, सीधे कमांडो भेजे और जान से मार डाला, और उसकी बीवी बीच में आई, चौथी बीवी, उसको भी पांव में गोली मार दी। अगर हमने कभी किया होता तो हमारा लेफ्टिस्ट लिबरल तबका तो रो रो के, दहाड़ दहाड़ के, घड़ियाली आंसू बहा बहा के मर गया होता। किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्या आप टेक्सास के या अलास्का के अमेरिका से तोड़ने की बात कर सकते हैं? आप सीधा गुआंतानामो बे पहुंच जाएंगे। याद रहे कि
18वीं सदी में अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, जब कुछ सदर्न स्टेट्स ने कहा था कि वो अमेरिका से टूटना चाहते हैं, युद्ध हुआ था। ये हमको समझ क्यों नहीं आता? बिहार से सर सोनू निगम सिंह का एक क्वेश्चन है कि इस तरह के जो देशद्रोही वर्ग होते हैं, चाहे वो जेएनयू हो या जो कलकत्ता में हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, चाहे ये बुरहान वानी वाले हुआ, इनको मीडिया का बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इन जो मीडिया का एक प्रोपोगंडा चलता है राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ, या इस तरीके के राष्ट्रों का प्रोपोगंडा चलता है, उसको काउंटर कैसे करना चाहिए? देखिए, बड़े अभी बहुत ये गंभीर विषय है, और अब तो ये हमारे देश के टूटने रहने, जिंदा रहने के सवाल के ऊपर आ गया है। हमारे मीडिया का एक बिका हुआ तबका है, और मैं आई विल मिन्स नो वर्ड्स इन सेइंग, इनको रोमन मार्क्से से अवार्ड्स के जरिए पैसा दिया जाता है, इनको और जगहों के जरिए क्लैंडस्टाइन चैनल से बेशुमार पैसा दिया जा रहा है, और अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग अपने ही देश को तोड़ने के राजद्रोह में ये लोग शामिल हैं। कब से ये लगे हैं कि भारत की फौज के खिलाफ एक व्यापक जहर भरा अभियान, कि वो लड़ न सके, उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और एनेबल किया जाए टेररिस्ट को कि वो उन पे हावी हो सकें। इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के नाम पे इन्होंने एक कैंपेन छेड़ रखा है। जहां ह्यूमन राइट्स स्टेम फ्रॉम जेन्युइन कंपैशन, हम उसके साथ हैं, लेकिन जहां ह्यूमन राइट्स आर बीइंग यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा टूल टू हैम्पर द ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी, टू डिमोनाइज द इंडियन आर्मी, गिव इट अ बैड नेम, ब्रिंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन इनटू हेट्रेड, वो देश के खिलाफ राजद्रोह के बराबर है। और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इसकी छानबीन करें, इनकी फंडिंग की छानबीन करें, इनके पीछे आगे पीछे कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनका खुफिया, इनका सरोकार है, इसकी जांच करें। किस तरह इन्होंने मीडिया को इस दर्जे तक इन्फिल्ट्रेट किया है। हर तीसरा बंदा तो इन्होंने अपना बिठा रखा है, और ये एक बारी आ जाते हैं कमांडिंग पोजीशन में तो अपने ही किस्म के लोग लाते हैं। और जेएनयू में इन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखी है माओइस्ट की, कम्युनिस्ट की, ताकि वो लाके इस देश को तोड़ने का व्यापक जहर फैलाएं, और हम उसके लिए पैसे दें। 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट्स हम लोग वहां पे वेट कर रहे हैं, हम लोग आप और मैं दे रहे हैं, और 8 साल से कॉमरेड कन्हैया वहां पे अपनी पीएचडी किए जा रहे हैं। वो तो खत्म ही नहीं करना चाहते अगले 15 साल, क्योंकि फ्री फोकट का उनको रहने को मिल रहा है, फ्री फोकट का खाने को मिल रहा है। आपके और मेरे पैसे पे वो जो है ऐश मना रहे हैं, यहां इस देश को तोड़ने का अभियान दिल्ली में चला रहे। सर एक क्वेश्चन आया है अभिषेक कुलशेष जी का। उन्होंने पूछा है कि जो मानवाधिकार आयोग है या जितने भी संगठन है, एनजीओ हैं, ये फौजियों के लिए आगे क्यों नहीं आते? ऐसे क्या फिर मानवाधिकार आयोग जो बायस्ड है, जो एक तरफा है, क्या उनका कोई फायदा है? देखिए, जो हमारे मानव अधिकार आयोग जो हमारे देश में ज्यादातर जो काम कर रहे हैं मानव अधिकारों के नाम पर, उनके पास एक शब्द नहीं है अमेरिका के फौज के पर खिलाफ, जो उन्होंने इराक में किया, जो ईरान में किया, जो उन्होंने अफगानिस्तान में किया, किस तरह B-52 बॉम्बर, F-16 जहाज, एब्राहम टैंक्स, तोपें, सब कुछ इस्तेमाल किया। एक हमारी फौज है जो केवल स्मॉल आर्म मतलब राइफल कार्बाइन इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं, ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। सारे के सारे आरोप हमारी फौज के बरखिलाफ, एक इनके लिए नहीं। क्या उन्होंने पाकिस्तान की फौज के बारे में एक अल्फाज कहा है? क्या बलूचिस्तान के बारे में, गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, पीओके के बारे में जो तशद्दुद हो रही है, एक अल्फाज कहा है? हमारे सारे नेबरहुड में देखिए किस तरह फौजों ने कुचला है राजद्रोह को, देशद्रोह को। श्रीलंका में देखिए किस बेरहमी से श्रीलंका की फौज ने कुचल दिया, खलास कर दिया एलटीटीई को। बांग्लादेश में जरा झांकिए, वहां पे जब टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ ढाका में, तो उन्होंने लंबी चौड़ी 48, 56, 72 घंटे की सीज नहीं करी। उन्होंने सीधे अपने जो है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भेजे, BTR-80 जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं भेजे। एक ने दीवार को धक्का मार के थोड़ा सीधा अंदर घुसा, फायर खोला और 13 मिनट में सारे मार डाले जो वहां टेररिस्ट थे। एक हम हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पे हमको पालना पड़ता है, इनको 72 दिन, 76 घंटे, 96 घंटे, ताकि हमारी बड़ी बड़ी जो महारानियां हैं हमारी मीडिया की, वो जा जाके रो सकें उनके ह्यूमन अधिकारों के लिए, कसब के लिए आंसू पे आंसू बहा सकें। ये कैसा बेचारा कसब मर गया, उसे बिरयानी तक नहीं दी गई, है ना, इत्यादि इत्यादि बकवास। मेरा कहना यह है कि जब हमारे फौजी मरते हैं, एक आंसू है इनके पास बहाने के लिए,
उसके विपरीत जब हमारे 76 बेचारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान शहीद हुए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो नाच गाना किया गया जेएनयू में। हम किस देश में रह रहे हैं? मैं जानता हूं हमारी खून नसों में साला राजद्रोह साला बह रहा है, जब से कि आंभीराज जाके सिकंदर से मिल गया था, जब से जयचंद जाके मोहम्मद गोरी से मिल गया था और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। हमारी तो खून में बह रहा है। हमारे भगत सिंह जैसे शहीदों के खिलाफ रिपोर्ट देने वाले अंग्रेजों को भी तो इस देश में उनका खून बह रहा है, और वो खून पनप रहा है। आज हम देख रहे हैं उसका व्यापक, उसका तमाशा, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये बड़े ही दुख की बात है। सर, अभी जो कश्मीर में हालात चल रहे हैं, बुरहान वानी को जब सेना ने मारा और उसके ऊपर जो सेना उसको हैंडल कर रही है, जिस तरीके से मीडिया द्वारा सेना को टारगेट किया जा रहा है पैलेट गन के नाम पे जो भी, तो उसके लिए जो हालात चल रहे हैं उससे कैसे सुलझाना चाहिए? 3,500 सुरक्षा कर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं और 2 तो उनमें से शहीद हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, ये कोई नॉन वायलेंट सत्याग्रह नहीं। पुलिस स्टेशन जलाए जा रहे हैं, 70 हथियार लूट लिए गए हैं, पुलिस कर्मियों को गाड़ी के समेत जेहलम में धकेल के मार डाला गया है, कितनी औरों पे प्राण घातक हमले हुए हैं, जानलेवा हमले हुए हैं, कितने घायल हो चुके हैं। तो जनाब, कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश इस किस्म की अराजकता को टॉलरेट कर सकता है? हम जानना चाहते हैं आपको चाहिए क्या, आप हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि आपने बुरहान वानी को क्यों मारा। बुरहान वानी कौन था? वो एक टेररिस्ट था जिसने 2 सरपंच, उनके बेटे की निर्मम हत्या करी थी, जिसने 2 पुलिस वालों की हत्या करी थी, जो हथियार लेके नाटक करके फिल्म एक्टर जैसे वो फेसबुक पे पोज करता था अपनी बंदूकों के साथ, और जैसे कि ISIS के सिर काटने वाले वहां पे सिर काट कर वो नाच करते हैं फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, उस तरह का उसने तमाशा खोल रखा था। और हमको कहा जा रहा है कि आपने उसको मारा क्यों। अब आप बताइए, कौन सी सरकार ये जो तमाशा है इसको एक्सेप्ट कर सकती है? आप प्लीज बता दीजिए, कौन सी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार दुनिया भर में इस प्रकार के तमाशे को एक्सेप्ट कर सकती है? अब बात यह रही कि वहां पे बेसिक मुद्दा क्या है। केवल 7% इलाका जम्मू कश्मीर का है वादी का, और वादी को अब एक पूरा घेटो बना दिया गया। लद्दाख के बौद्ध लोग, जो कि ऑलमोस्ट 60% इलाका है जम्मू कश्मीर का, वो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो बिल्कुल आजादी वगैरह बकवास नहीं चाहते। कारगिल के शिया आजादी नहीं चाहते, पाकिस्तान के पास तो मरकर भी नहीं जाना चाहते। डोगरे जो हैं, जम्मू, डोडा, उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, आपका रजौरी, पुंछ के जो पहाड़ी, जो गुज्जर, वो तो छूना नहीं चाहते पाकिस्तान को बार्ज पोल के साथ। तो रह गए केवल 5 जिले घाटी के, आप उनका देश बनाएंगे? ये क्या तमाशा है? कहां से खाओगे, कहां से पियोगे? दंगे फसाद करते रहते, तो टूरिस्ट भी नहीं आ रहे। टूरिस्ट के ऊपर ये लोग सारे सब के सब हैं। लेकिन मैं एक चीज बहुत अहम कहना चाहता हूं। देखिए, कम्युनलिज्म का व्यापक जहर अगर कहीं फैलाया गया है तो वो जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर में फैलाया गया, जहां पे सूफी सिंक्रेटिक कल्चर होता था। वहां के सूफी संतों को ऋषि कहा जाता था, न्युंदा रोश। वो कल्चर डिस्ट्रॉय करके वहाबाइज किया गया है। वहाबाइजेशन के बाद वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा एकमात्र फैक्टर जो है कॉमन, वो है रिलीजन, और हम उनके साथ रिलीजन के बेसिस पे मिलना चाहते हैं। तो क्या भारतवर्ष 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर सकता है? क्या 5 मिलियन जो मुसलमान भाई हैं जम्मू कश्मीर के, वो उनको हम जाने दे सकते हैं इस रिलीजन के बेसिस पे? तो बांग्लादेश क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से? और हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, हमारा ज्यादा हक है जम्मू कश्मीर पे सिवाय पाकिस्तान का। और अब तो पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और लोगों में अकल होनी चाहिए कि उस देश जिसमें वो मिलना चाहते हैं,
वहां क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या तशद्दुद मुसलमानों को दी जा रही है, पीओके में शियाओं का क्या हाल कर दिया गया है, और जो अपने गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं का क्या हाल कर दिया गया है, और किस तरह इलेक्शन रिग करके पिटाई हो रही है सार्वजनिक तौर पे, और वहां आजादी के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो जरा झांक तो लीजिए अपने गिरबान में, झांक तो लीजिए जरा बॉर्डर के पार। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन आप पागल तो नहीं हो सकते ना। ये दूर के ढोल को सुन के यहां नाचना शुरू कर दिया है जेएनयू के अंदर। सर, एक आशीष है, उनका क्वेश्चन आया है कि जो ये प्रोपोगंडा चलता है, तो एक आम सिविलियन, एक आम आदमी को इसमें कैसे एक देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए, किस तरीके से वो उसको काउंटर करें? देखिए, देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय की छाती में हिलोरे लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम अपने अपने बच्चों के मनों में वो दीपक जगाएं, वह दिया जगाएं देशभक्ति का, और एक एक दिया जलेगा, दीपक से दीपक जलेगा, पूरे देश में रोशनी टिमटिमाएगी। आज जहां ये अंधकार फैल रहा है, जहां ये ये डार्क तत्व जो हैं, देशद्रोही तत्व, ये हावी होते जा रहे हैं। 8 मुट्ठी भर स्टूडेंट होते हैं कश्मीरी, और वो पूरे यूनिवर्सिटी का एजेंडा हाईजैक कर लेते हैं, पूरे कॉलेज का एजेंडा हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग शांत हैं, हम लोग चुपचाप हैं, हम लोग सहनशील हैं, और हमारे को कहा जा रहा है कि सहनशीलता और बढ़ाइए ताकि आपको प्लीज जल्दी तोड़ा जा सके। आप इतने सहनशील हो जाइए कि आपको तोड़ने में हमको आसानी हो जाए पूर्ण रूप से। हमारी कोई सीमा रेखा है बर्दाश्त की? हमारी कोई लिमिट ऑफ पेनिट्रेशन है इस देश में? ये अब जो है बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम लोग नहीं जागे, 70 वर्ष के अंदर हम अपने मुल्क को टूटने की कागार पे ले आएंगे, मुट्ठी भर देशद्रोहियों के एंटिक्स के जरिए। सर, अभिषेक मिश्रा जी का प्रश्न है कि जब आप सेना में थे, यूपीए की सरकार थी, और आज जैसे जो सरकार है, तो सेना के उस समय सरकार के साथ रवैये में और अब क्या, जैसे पहले कश्मीर में हालात होते थे, तो क्या पहले से फर्क है, वो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो हमको यूपीए के कार्यकाल के 10 सालों में हुआ, वो संत एंथनी जी की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्म्स एक्विजिशन प्रोसेस पर पूरा चक्का जाम लगा रखा था। किस लिए? कि वो कहते थे कि साहब, मैं कोई धांधली नहीं होने दूंगा। बड़ी खुशी की बात, अफसोस की बात यह है कि जो भी डील हुई, उसके पीछे फिर सांप ने लंबे लंबे दुम हमको दिखनी शुरू हुई धांधली की। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की वीवीआईपी डील। अरे साहब, हमारे पास फाइटर जहाज नहीं है, और आप एक ऐसा हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया मेरे लिए बहुत महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे देश में, सुनिए, सोने पे सुहागा, एक नहीं चाहिए आपको वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, 12 चाहिए थे, और 12 हेलीकॉप्टर। बाकी तो 30 साल से हमारे पास बोफोर गन नहीं आई, 30-35 साल से हमारे पास मिग 21 जहाज का बदली नहीं आई। आपकी पूरी हेलीकॉप्टर फ्लीट 30 साल से बदली के लिए अब के कागार पे आ चुकी है। वो तो आप कुछ लाए नहीं। 5 साल में आप सा वीवीआई हेलीकॉप्टर पहला 2-3 जरूर खरीद के ले आए यहाँ पे, क्योंकि उसमें खूब धांधली थी, खूब पैसा खा रहे थे लोग। तो ये हमारा को जो नुकसान किया है, ये बड़ा समय लगेगा साहब इसको मेकअप करने के लिए। और मैं एक साजिश देख रहा हूं हमारे देश के बरखिलाफ कि जहां हमारी कोई डील थ्रू होने लगती है, या तो उस पर कोई आरोप लगता है इसका क्या कहते हैं, धांधली का, और उसको रोक दिया जाता है, या फिर बोला जाता है कि पेपर लीक किए जाते हैं ताकि वो डील सब स्क्रैप हो, $150 अरब हम सारी कंपनियों को खिला दें और एक हथियार हमारे हाथ ना आए, ताकि पाकिस्तान और चीन से जब लड़ाई हो तो हम मार खाएं। ये साजिश चल रही है इस वक्त। सर, उपमा जी का प्रश्न है कि जिस तरीके का इजराइल या कई देशों में 1 या 2 साल के लिए युवाओं के लिए सैन्य ट्रेनिंग जरूरी होती है, तो क्या भारत में ऐसा रूल बनना चाहिए कि कोई भी युवा हो उसको अपने 1 या 2 साल सेना में देने पड़े? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में परंपरागत तरीके से हमेशा वॉलंटियर, ऑल वॉलंटियर आर्मी रही है। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे कोई 1.3 जो 13 लाख मतलब 1.3 मिलियन हमारे जो थे लड़के, वो सेना में गए थे वॉलंटियर होके।
कोई कंस्क्रिप्शन नहीं हुई हमारे देश में। जबरदस्ती जिस तरह वियतनाम के समय अमेरिकन स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के भेजा जा रहा था लड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पश्चात द्वितीय महायुद्ध में तो हमने रिकॉर्ड सेट कर दिया कि 25 लाख भारतीय फौज की स्ट्रेंथ बढ़ी, विदाउट कंस्क्रिप्शन, विदाउट कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, और वॉलंटियर बेसिस पे हमारे लोग जो हैं इतनी बड़ी फौज बनाई। तो हमारी परंपरा वॉलंटियर सेना की है, कंस्क्रिप्शन की नहीं। मैं समझता हूं इसे चालू रखना चाहिए। हमने एक बहुत भारी व्यापक अभियान शुरू किया एनसीसी का, जिसके तहत हमारा जो यूथ है उसको ट्रेनिंग दी जाए, फौजी सैनिक ट्रेनिंग दी जाए, फौज का अनुशासन सिखाया जाए, फौज के जो मूल्य हैं देशभक्ति के, त्याग के और हिम्मत के, वो सिखाए जाएं। लेकिन हमने देखा कि एनसीसी के भी अंदर इतनी रुचि नहीं है। तो जो पहली हमारी एनसीसी की स्कीम है बेटा, उसको तो हम बढ़ाएं, उसको तो अच्छे से चलाएं, फिर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होगी, हमारी कोई 1.3 अरब आबादी को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए, वो अभी तो मैं समझता हूं काबिलियत के बाहर है। और जितना पैसा हम लगाएंगे, क्या हमको उतना बैंग फॉर द बक मिलेगा, ये भी सवालिया निशान है इसके ऊपर। तो आंसर ये है कि हम एनसीसी को एक्सपैंड करें, एनसीसी को हम और जोर दें और एक व्यापक अभियान बनाएं कि हमारे देश में ये लोग आए। हां, जो आईएएस आईपीएस के अफसर हैं, जो ये सेंट्रल सर्विसेज के अफसर हैं, उनको कोई 1 साल कम से कम या 6 महीने कम से कम कंपल्सरी अटैचमेंट करनी चाहिए आर्मी के यूनिट्स के साथ, ताकि उनके दिल में थोड़ा सा और एम्पैथी हो, कम से कम हमारी सेना क्या गुजरता है उनके ऊपर और क्या होता है। ताकि जो हम हाल में देख रहे हैं कि पे कमीशन में कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ रिटायर्ड जज जिनको बंगले नहीं दिए गए, वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज नहीं, बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तब होगा जब अंडरस्टैंडिंग होगी सेना के बारे में, बाय क्रॉस अटैचमेंट, बाय बीइंग क्रॉस पोस्टेड टू द आर्मी आर्म्ड फोर्सेस एट वेरियस स्टेजेस। सर, पुनीत अग्रवाल जी का क्वेश्चन है कि जो साउथ चाइना सी के अंदर जो चल रही है, घटनाएं चल रही है, और अभी भारत जापान या कई और देशों के साथ में भी टाई अप कर रहा है, जिसमें चीन ने विरोध भी जताया है कि भारत चीन के उसमें मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो जो भारत की नई विदेश नीति है चाइना के मामले में, जो वो सही है या इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक चीन का मामला है तो वहां सवाल है परोपदेश कुशल बहुत तेरे। चीन हमको भाषण दे रहा था, लेक्चर झाड़ रहा था कि एनएसजी में भारत को एंट्री नहीं मिल सकती क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह ऑब्लिगेशंस का हम लोग मान नहीं कर रहे। अब जरा आप चीन का हाल देख लीजिए। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने फिलीपींस जब केस लेके गया साउथ चाइना सी को लेकर चीन के बरखिलाफ, तो उसने पूरा चीन के बरखिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया है। कहा 9 लाइन पूर्णतः बकवास है, कोई लीगल बेसिस नहीं है। चाइना का जो क्लेम जो वो कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, वियतनाम के बरखिलाफ, फिलीपींस के बरखिलाफ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के बरखिलाफ, ये बिल्कुल महज बकवास है। लेकिन चीन का जरा देखिए रवैया। जब बांग्लादेश हमें ले गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, हमने चुपचाप से ट्राइब्यूनल का कहना मान लिया और काफी सारा लाखों वर्ग मील का जो इलाका है सी का, समुद्र का, हमने बांग्लादेश एक छोटे देश को दे दिया, क्योंकि हम नहीं समझते बड़े देश को छोटे देशों के साथ दादागिरी करनी चाहिए। लेकिन जरा चीन का हाल देखिए, दादागिरी का नंगा नाच उसने शुरू कर दिया है साउथ चाइना सी में। जैसे ही ये ट्राइब्यूनल का अवार्ड आने वाला था, तो उसकी जो नौसेना है, चीन की नौसेना ने लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी पूरे दक्षिण चाइना क्षेत्र के अंदर। उसके हॉन्ग 6 बॉम्बर, उसके फाइटर जेट ने ओवरफ्लाइट शुरू कर दी और तमाशा शुरू कर दिया और धमकियां देनी शुरू कर दी सबको दबा के रहने के लिए। और बेचारे फिलीपींस के लोग, जिनके पास मुट्ठी भर जहाज हैं, यानी 2 फ्रिगेट्स और 4 कॉर्वेट्स हैं केवल, वो बेचारे चुप होके घबरा के बैठ गए हैं। अब वो वियतनाम पे दबाव डाल रहा है। तो जरूरी है कि हम भी जरा पाकिस्तान को जिस तरह वो सपोर्ट दे रहा है चीन, उसके टिट फॉर टैट में हम भी अब वियतनाम के लोगों को, फिलीपींस के लोगों को, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के लोगों को समर्थन दें। इसमें जापान हमारा बहुत साथ दे रहा है और जापान और चीन की तो आप जानते हैं बहुत लगती है। अगर चीन पाकिस्तान, जिसने 4 बार हम पे हमला किया है, उसको इतना खुलकर सपोर्ट दे सकता है, तो चीन को कोई
ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए अगर हम जापान से दोस्ती करें, वियतनाम से दोस्ती करें। हम कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए। मैं समझता हूं मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने हासिल किया है अपनी डिप्लोमेसी में, जापान के आउटरीच की तरफ, वियतनाम के और दक्षिण एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्कों की तरफ जो आउटरीच करी है, वो बहुत सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव रहा है। सर, ये सवाल आया है प्रवीण दीक्षित का कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला भी विवाद चल रहा है, जो कार्यक्रम हुआ, उस पे लोग जानना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए और सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बहुत जबरदस्त फंडिंग मिलती है फॉरेन सोर्सेज से, और जो फॉरेन रेगुलेशंस हैं एनजीओज के बारे में, उसके उल्लंघन में उसको पैसे मिल रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री ने अब उससे ब्यौरा मांगा है कि कहां से, कितने, क्यों और कैसे। मेरे ख्याल पहले तो इस संस्था को इसका जवाब देना चाहिए। ये संस्था कई सालों से जुटी हुई है भारत की सेना के बरखिलाफ एक जहर भरा व्यापक अभियान लेके कि भारत की सेना की छवि धूमिल की जाए, मिट्टी में मिला दी जाए, भारत की फौज को डिमोनाइज किया जाए, भारत की फौज का मनोबल तोड़ दिया जाए और हमारे लड़ने की क्षमता में भारी जो है वो कमी लाना चाहते हैं। और काफी हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। हमारा मोराल नीचे करके, हमारे बारे में गलत फहमियां फैला के, हमारी बदनामी करके, हमारे जो कि बेचारे लड़के देश के लिए जान दे रहे हैं, उनके पीछे तो ये हाथ धो के पड़े हुए हैं। और इनके पूरे सपोर्ट में ये लिबरल मीडिया के जो बंदर हैं, ये वहां पे छलांगे मार रहे हैं, कूद रहे हैं और बहुत नुकसान किया है इस देश का। जो लेटेस्ट हमने देखा वो वहां पे था। अब भाई, जब एक संस्था ने इस प्रकार का तमाशा किया है, वहां से लोग बुला रहे हैं भारत के खिलाफ नारे लगवाने के लिए, मतलब इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं ये दिखाना कि देखिए बेंगलोर में नारे लग रहे हैं, दिल्ली में नारे लग रहे हैं, कलकत्ता में नारे लग रहे हैं, तो कश्मीर को आप जाने क्यों नहीं दे रहे? आपका मनोबल के ऊपर ये आघात है, मनोबल तोड़ने की कोशिश है। प्लीज हमको जागना चाहिए। जो मनोवैज्ञानिक युद्ध हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, जो छाया युद्ध चलाया जा रहा है कौटिल्य की परिभाषा के मुताबिक, जरा कौटिल्य पढ़ लीजिए। ये छाया युद्ध है। आपको कमजोर करने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए, मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी सेना का लड़ने की क्षमता को तोड़ मरोड़ देने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और हम उसकी चीयर लीडिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। जिस तरह की, अब मैं क्या अब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, भांड खुसरों की तरह हम अपने देश के तोड़ने के अभियान की जो नंगा नाच किया जा रहा है, उस पर हम ताली बजाने, तमाशबीनों का काम कर रहे हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन है आपसे आज का कि एक क्वेश्चन है शिव सिंह द्वारा कि बलूचिस्तान के ऊपर वहां पे जिस तरीके से चल रहा है, और हमने तो पहले भी आप सेमिनार भी उसमें अटेंड किया था आपने, पहली बार किसी सरकार ने बलूचिस्तान के ऊपर प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 15 अगस्त के अपने लाल किले के भाषण में उसका जिक्र किया। तो ये जो हालात बदले हैं, पाकिस्तान को इस पे बहुत कड़ा रिएक्शन भी दिया है कि भारत को हमारे इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो पहली बारी किसी सरकार ने देश की आजादी के बाद बलूचिस्तान के ऊपर अपना बयान दिया है। तो जो प्रधानमंत्री जी का रुख है वो कैसा है, सरकार का रुख कैसा है और आगे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पिछले गत 30 वर्षों से, जब से पाकिस्तान में पंजाब में हस्तक्षेप शुरू किया, फिर प्रॉक्सी वॉर छेड़ी जम्मू कश्मीर में, और फिर जो बम फोड़ने का सिलसिला सारे शहरों में शुरू किया, हमारे देश की नीति रक्षात्मक, डिफेंसिव, प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव और टोटली कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट अपने ही इलाके में, कि जहां आग लगी फायर ब्रिगेड भेजिए, पानी लगाइए और बुझाइए, लेकिन सीमा के पार कुछ ना करिए। ये जो रिएक्टिव है, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियां अगर मैं गिनना चाहता हूं फॉरेन पॉलिसी क्षेत्र में, एक है जापान वियतनाम को आउटरीच, और दूसरी है जो हमने बलूचिस्तान का किस्सा अब उठाकर एक रिएक्टिव पॉलिसी पोस्चर से एक प्रोएक्टिव पॉलिसी पोस्चर की तरफ कदम बढ़ाया। बहुत वेलकम स्टेप है। मैं तहे दिल से मैं तारीफ करता हूं इस वेलकम लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप। 30 साल पहले ये कांग्रेस सरकार ने ले लेना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से नहीं लिया और रक्षात्मक होकर हमको रखा है।
और अब समय आ गया है आक्रामक होने का। अब समय आ गया है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि अगर पाकिस्तान हमको तोड़ने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है तो वी विल हैव टू गिव टिट फॉर टैट। हमको पाकिस्तान पे नोटिस पे डालना होगा कि देयर विल बी कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और जो लेटेस्ट उन्होंने कश्मीर में जहर उगलने की कोशिश की है, मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक कदम है। ये चीन की शह पर उसने किया है और उसको कम से कम हमको बताना। देखिए, हॉर्न बजाना कई बार जरूरी हो जाता है, नहीं तो टक्कर हो जाती है। ये मोदी जी ने सचेत कर दिया है पाकिस्तान को कि जिस राह पे तुम जा रहे हो वो खतरों से भरी है। कश्मीर को छीनना तो अलग, 4 बारी पाकिस्तान लड़कर कश्मीर को लेने की कोशिश में लगा रहा और मुंह की खानी पड़ी हर बार। 71 में तो आधा देश खो दिया कश्मीर की लालसा में लाल टपकाते हुए। अगर 5वीं बार पाकिस्तान हिम्मत कर रहा है तो किस बिना पे? चीन की क्या कहते हैं, बैक एंड कॉल पे, चीन की शह पे। और हमको संकेत देना जरूरी है चीन को, पाकिस्तान को, कि आप समझते हैं कि आप ग्वादर में नेवल बेस बनाकर हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा पैदा करेंगे, हमारे ट्रेड को खतरा पैदा करेंगे, और आप गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि हमारा क्षेत्र है उसके थ्रू शरेआम सड़क बनाएंगे, रेल बनाएंगे, टनल बनाएंगे, मिसाइल लगाएंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे। एक तरफा चलता जाएगा, आप लात लगाते जाएंगे, हम खाते जाएंगे। ये कब तक चलेगा? आप हमारे देश को तोड़ने की पाकिस्तान वाले व्यापक साजिश करेंगे, शरेआम बोलेंगे। अब साजिश छोड़ दीजिए, साजिश तो वो होती है जो छुप के की जाती है। वो शरेआम उनका प्रधानमंत्री बोल रहा है कि वो पाकिस्तान जो है श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा फहराएगा। अरे ये युद्ध की बात। तो जरूरी था कि किसी को रियलिटी चेक देना चाहिए पाकिस्तान को कि जिस राह पे तुम जा रहे हो, ना केवल आप जम्मू कश्मीर का, तो फॉरगेट अबाउट जम्मू कश्मीर, आप पीओके खो बैठोगे, आप गिलगिट बाल्टिस्तान खो बैठोगे, और आपको बड़ी तकलीफ होगी बलूचिस्तान में। ये वहां के हम समर्थन देंगे, वहां के लोगों के की जो विचारों के खिलाफ जो तशद्दुद दी जा रही है, हम पूरा मॉरल सपोर्ट देंगे उसका। सर, जिस तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान का जो चल रहा है वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो एक आम युवा, एक आम छात्र किस तरीके से उन लोगों को सपोर्ट कर सकता है ताकि जो उनकी आवाज है, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी वो बहुत ही कम वर्ग के अंदर है, कैसे उसको पूरे देश में या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश की जा सकती है? तो कहीं भी, चाहे हम क्योंकि भारत की तरफ से कह सकते हैं, तो भारतवासी जहां भी बसे हैं दुनिया में, किस तरीके से वो इस तरीके को बलूचिस्तान के आजादी के उनके जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको समर्थन कर सकते हैं? देखिए, बलूचिस्तान का मामला परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत अनिवार्य है। 1947 में जब अंग्रेज गए तो याद रहे, द खान ऑफ कलात बलूचिस्तान का जो था, उसकी डायरेक्ट ट्रीटी रिलेशनशिप थी लंदन के साथ, व्हाइट हॉल के साथ, जैसे कि नेपाल की थी, जैसे कि श्रीलंका की थी, जैसे कि बर्मा, म्यांमार की थी। और 11 अगस्त 1947 में जिन्ना साहब, वो बैरिस्टर थे बलूचिस्तान की स्टेट के, और उन्होंने इंडिपेंडेंस का केस जो है वो पुट अप किया इंग्लैंड में, जिसके तहत 11 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज गए तो वो बलूचिस्तान को एक आजाद देश बनाकर गए, जैसे नेपाल आजाद है, जैसे श्रीलंका आजाद है, जैसे म्यांमार आजाद है। किस बिना पर 27 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने अपनी फौज वहां भेजी? जबरन उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाने की कोशिश करी, और जब नहीं माना खान ऑफ कलात, तो अपने जेट जहाज भेजे, 2 बॉम्बिंग की उसके पैलेस पे, उसको और उसके खानदान को मार डाला। ये तो पाकिस्तान की कहानी है साहब, जो हमें कश्मीर पे पाठ पढ़ा रहा है, जो महाराजा हरि सिंह की एक्सेशन के ऊपर अटकलें और सवालिया निशान लगा रहा है। ये अपनी करनी, ये अपनी काली करतूतें और गाली भारतवर्ष को। उस वक्त तब से लेके आज तक जो तशद्दुद, जो अत्याचार बलूचिस्तान की भोली भाली ट्राइबल जनता, वहां की मर्री ट्राइब्स, बुक्ती ट्राइब्स, मेंगल ट्राइब्स के खिलाफ की गई हैं, सब ह्यूमन के जैसे इनको ट्रीट किया है और इनके नाक में दम करके रखा है, कॉलोनी जैसे ट्रीट किया है उनको। वहां पे जो है वो पूरा का पूरा
वहाँ का जो साजो सामान है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो लूट लिए हैं। वहाँ का तेल, वहाँ का कोयला, वहाँ का कॉपर, वहाँ का आयरन, वहाँ के प्रेशर स्टोन, यूरेनियम सब खसोट के ले गया, बेच मारा पाकिस्तान ने, और अब चीन को बेच दिया। ग्वादर चीन को बेच दिया। एक बलूची को वहां नौकरी नहीं मिलेगी, सारे पंजाबी, सारे पश्तून और चीनी वहां पे पैसे कमाएंगे, और गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारा क्षेत्र है उसके थ्रू। तो देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। बलूचिस्तान के लोगों की जमहूरियत की एस्पिरेशंस, आजादी की एस्पिरेशंस को सहयोग देना हमारा नैतिक फर्ज है। आई से दैट अगेन, बलूचिस्तान के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को सपोर्ट देना हमारा नैतिक फर्ज है, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने नैतिक फर्ज को अदा करें। एटलीस्ट वी स्पीक अप फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, जिनके खिलाफ एक जेनोसाइडल वॉर फाइट की गई। एथनिक क्लेंजिंग तो छोड़ दीजिए, जेनोसाइडल वॉर, कोई 50,000 बलूची मार के सड़कों पे फेंक दिए गए हैं, टॉर्चर करके उनकी बॉडी फेंक दी गई हैं, और ये सिलसिला चले आ रहा है। जो देश हमको नाटक करके पाठ सिखा रहा है, और वे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां गई जब बलूचिस्तान में ये सारा हो रहा था। तो ये देखिए, ये हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन, और पाकिस्तान को अब भी बाज आ जाना चाहिए, और उनको खुद इन बेचारे लोगों को आजाद कर देना चाहिए, जो कि इतने सताए हुए हैं पाकिस्तान की पंजाबी फौज के, जिसने कहर ढा रखा है वहां पे, और जहां पे जनरल टिक्का खान ने बुचर ऑफ बलूचिस्तान के कसाई का खिताब हासिल किया था। अब समय आ गया है कि वो उसकी वहां के लोगों को उनकी निजात मिले। जहमत जो बन गया है पाकिस्तान अपने सारे नेबर्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, बांग्लादेश के लिए। क्या वजह है? जरा पाकिस्तान ने कभी पूछा अपने आप को कि हम ही एक देश हैं जो कि नाक में दम बन गया है हर पड़ोसी के लिए। अब पाकिस्तान को गिरबान में झांकने का वक्त आ गया। सर, बहुत से लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए उसको लास्ट में ऐड कर रहा हूं कि जो पैलेट गन चल रही है कश्मीर में, और उसका बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और एक मीडिया का वर्ग है जो विरोध कर रहा है। बरखा दत्त जी वहां जाती है, उनके इंटरव्यू दिखाती है, देखिए डॉक्टर बनना चाहते थे, इन पे पैलेट गन सेना ने चला दी। तो उस पे लोग पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बारी फिर परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूं। कश्मीर में जो हो रहा है स्टोन पेल्टिंग और ये सब तमाशा, ये एक नॉन वायलेंट पीसफुल एजिटेशन नहीं है। ये एक नॉन वायलेंट पीसफुल एजिटेशन नहीं है, ये एक व्यापक वायलेंट हिंसात्मक एजिटेशन है, जो कि पुलिस स्टेशन जलाते हैं, जो कि 70 हथियार लूट के ले गए हैं पुलिस कर्मियों के, जो कि कई पुलिस वालों को मार चुके हैं, पानी में धकेल के, 2 पानी में धकेल के मारे, 2 वैसे मारे, 3,500 घायल किए। 3,500 जो है वो घायल किए हैं इन लोगों ने पुलिसकर्मी। ऐसी नॉन वायलेंट एजिटेशन को आप टीयर गैस शेल फेंक कर, वाटर कैनन चलाकर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो और उनको हौसला अफजाई करने का मादा बन गया है कि वो उनके हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, टीयर गैस शेल हम उठा के पुलिस पे वापस फेंक देंगे, जहां कोई छोटी पुलिस की टुकड़ी होगी उसे जान से मार डालेंगे, मिलके पत्थर मार मार के। तो कौन सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश ऐसा सहेगा? अब अल्टरनेटिव क्या है कि आप लीथल फोर्स इस्तेमाल करो, AK-47 से गोली मार दो, तो क्या वो जाती नहीं होगी? उससे अच्छा है कि इन्होंने एक सेमी लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कंट्रोल तो करना है वायलेंस को हम फ्री रेन नहीं दे सकते, इसके लिए ये इस्तेमाल किया है। इससे जब 2010 में एजिटेशन हुई थी तो 122 के करीब कैजुअल्टीज हुई थी। अब जो है 122 कैजुअल्टीज से कम होके कोई 50-55 के करीब आ गई हैं जो सिविलियन कैजुअल्टीज हैं फैटल। मैं समझता हूं अपने आप में ये दिस इज अ स्टेप अप, और जितना ज्यादा दिस इज बड़े ज्यादा स्केल पे हुई थी 2010 को लेकर। अगर हम केवल अभी तक AK-47 पे डिपेंड कर रहे होते तो अभी तक तो 300-400 मर गए होते कंट्रोल करते करते। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम जो है सेमी लीथल इस्तेमाल करना पड़ेगा जब तक कि ये वायलेंस ना गिव अप करे।
वायलेंस गिव अप करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, टीयर गैस से हो सकता है काम, वाटर कैनन से हो सकता है काम, लेकिन ये जो नाटक है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, अगर बुरहान वानी मर गया और हम चाहते हैं कि टेररिस्ट परेड करें लाल चौक में, तो क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्यों खुली छूट नहीं है? क्योंकि हम पूरा सह सकते हैं क्या कहते हैं ये टीयर गैस शेल्स और अपने वाटर कैनन्स, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, खासकर गर्मी में, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये अब इस नाटक पे आ गए और सपोर्ट के लिए ये है कि भाई अगली बारी ये एजिटेशन करें। तो लगता है बरखा दत्त जी चाहती हैं कि बिल्कुल नियंत्रण से बाहर स्थिति जाए, देश का ये हिस्सा टूटे। यही हम उससे अटकलें लगा सकते हैं कि आपकी मंशा क्या है, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वांटिंग कि टेररिस्ट बुरहान वानी जैसे उनको कोई हाथ ना लगाए, ये आप संकेत दे रही हैं। दिस इज वेरी सैड। यू आर एन इंडियन फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स लेटर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है जनरल बख्शी। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग नमो पत्रिका।